टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, या क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहला लिखना प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको अपन सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, एक और नाम है इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। इसके बारे में हम क्या बात किए थे कि यहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स होंगे दे विल बी एट द कॉर्नर्स, ठीक है। हाइफन लगा के लिख लो, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट, the constituent particles are only present, the constituent particles are only present at corners of the unit cell. The constituent particles are only present at the corners of the unit cell. अब वो किसी भी टाइप का यूनिट सेल हो, अगर वो क्यूबिक है, रोम्बोहेड्रल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर उसके कॉर्नर्स में ही बस एटम्स होंगे, ठीक है। हर टाइप के यूनिट सेल के अलग अलग नंबर ऑफ कॉर्नर्स होंगे। अगर हम क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब में आपके पास टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, तो हर कॉर्नर में एक एक पार्टिकल होगा। दैट पार्टिकल कैन बी एटम, दैट पार्टिकल कैन बी आयन, मॉलिक्यूल्स, मेटल्स, कुछ भी हो सकता है। हमने 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़े ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स या मेटालिक। तो चारों में से कोई सा भी पार्टिकल हो सकता है। हमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स में आयन पार्टिकल्स होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड्स में आपके एटम्स पार्टिकल्स होते हैं, और मेटालिक बॉन्ड्स या मेटालिक सॉलिड्स में आपके कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आपके पार्टिकल्स होते हैं। याद है जो कर्नल्स बन रहे थे, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जिसको अपन कर्नल्स बोल रहे थे, वो और इलेक्ट्रॉन्स मिलके आपका पूरा मेटल का स्ट्रक्चर बना रहे थे, राइट। तो वो पार्टिकल्स आपके सिर्फ कॉर्नर्स में ही प्रेजेंट होंगे। तो ये दोनों डायग्राम एक ही जैसा है, अपन लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि एक्चुअल में उनका पैकिंग ऐसा होता है, और सिंप्लिसिटी हम ऐसा दिखाते हैं। याद है मैंने बोला था कि बीच में इतना गैप करना होता है। सॉलिड्स है तो हमको पता है सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, सॉलिड्स के एटम एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, राइट। तो वो ऐसे रहते हैं एक्चुअली में, समझ में आ रहा है। आप जब सबके सेंटर्स को ज्वाइन करोगे ना, सारे स्पीयर्स मतलब एटम्स होंगे, एटम्स आपके स्फेरिकल शेप के होते हैं, तो आप जब सारे स्पीयर्स के सेंटर को ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट अ क्यूब। समझ में आ रहा है एवरीवन, क्लियर है। तो अभी हम प्रिमिटिव जो लिखे ना वो ये है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव क्यूबिक बोल लो, एक ही मतलब है। समझ में आ रहा है। तो दिस इज वन टाइप ऑफ पैकिंग, आप बोल सकते हो ये एक प्रकार का पैकिंग है, ठीक है। ओके, सेकेंड लिखना, इसको बना लो ना, ये वाला भले मत बनाओ चलेगा, बट ये बना लो पहले, सेकेंड लिखने से पहले। दिस वन क्यूब बना सकते हैं ना, क्यूब बनाइए और उसके 8 कॉर्नर्स में 8 पार्टिकल्स को प्लेस कर दीजिए, एंड दोस पार्टिकल्स आर शोन बाय डॉट्स, ठीक है। डन। हो गया, चलिए सेकेंड लिखना, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड मतलब आपके पार्टिकल्स कॉर्नर्स में तो होंगे, उनके अलावा कहीं सेंटर्स में भी होंगे। हो सकता है बॉडी के सेंटर में हो सकता है फेस के सेंटर्स में हो, राइट। हमने दोनों टाइप के सेंटर्स देखे थे लास्ट क्लास में। तो लिखे ना सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें आइकन डाल के लिखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई, लिख लो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई other positions also, other positions also beside the corners, beside the corners मतलब corners के अलावा, ठीक है।
कॉर्नर्स में तो एटम या आपके पार्टिकल्स रहेंगे, उनके अलावा और भी कहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ए डाल के लिखना। सेंटर्ड में अपन 3 टाइप के पढ़ेंगे, बॉडी, फेस एंड एंड, याद है? बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, 2 ऑपोजिट एंड्स। याद आ रहा है थोड़ा बहुत? ओके, तो पहला लिखना इसमें ए डाल के, सेंटर्ड के अंदर ही 3 पार्ट है। फर्स्ट लिखना बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स, हाइफन डाल के लिखो। अदर देन कॉर्नर्स, अदर देन कॉर्नर्स, other than corners, it contains, other than corners, it contains one constituent particle, one constituent particle at the center of the body of unit cell. It contains one constituent particle at the center of the body of unit cell. Unit cell आप लोग को याद है ना? It is the smallest part of that lattice, जिसको प्रोड्यूस करके, हर डायरेक्शन में प्रोड्यूस करके आप एक कंप्लीट लैटिस, क्रिस्टल लैटिस बना सकते हो। याद आ रहा है? That unit cell can be of any shape. हम जो 7 शेप देखे हैं, उन शेप में से किसी भी शेप का आपका यूनिट सेल हो सकता है। अब उसी यूनिट सेल को आप अलग अलग डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते चलो, कॉपी करते चलो, तो आपको कंप्लीट लैटिस मिल जाएगा। समझ गए? तो क्या लिखे? इट कंटेन्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में, जैसे कि ये कॉर्नर्स में तो आपको 8 एटम्स दिख रहे होंगे, 8 डॉट्स, ब्लैक कलर के डॉट्स एट द कॉर्नर्स, और एक आपको रेड कलर का डॉट दिख रहा है जो कि पूरे बॉडी के सेंटर में, मतलब वो बीच में कहीं होगा ना। समझ रहे मैं काम क्या बोल रहा हूँ? वो आपका क्यूब है, उसके अंदर है बीच में, उसको अपन बोल रहे हैं बॉडी सेंटर, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लो, ये उसका स्पेस व्यू है। ये क्या है? स्पेस व्यू, एक्चुअल व्यू। तो आप देख रहे हो ये पूरे पार्टिकल्स हैं, बीच में आपका एक ऑरेंज कलर का, रेड कलर का पार्टिकल दिख रहा है, राइट? वो बॉडी के सेंटर में है। बाकी आपके जो ग्रे कलर के स्फीयर्स दिख रहे हैं ना, वो कॉर्नर्स में। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल पैकिंग ऐसी होती है, दिखाने के लिए हम इस टाइप का पैकिंग दिखा रहे हैं, ठीक है। डायग्राम बनाओ ये वाला, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर क्या हो गया? बॉडी सेंटर, ठीक है। इसके बाद इसी में बी लिखेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये भी एक तरह का सेंटर्ड यूनिट सेल ही है, बस यहां पे फेसेस के सेंटर्स में होंगे, इसमें बॉडी के सेंटर में था। एग्री? डालिए बी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें हाइफन डाल के क्या लिखेंगे अपन? जैसे ऊपर लिखे है ना, अदर देन कॉर्नर्स, वैसे ही लिखो इसमें भी। कंप्लीट करो ना एक बार सेंटेंस, क्या होगा? हाँ, मतलब लिख के कंप्लीट करो। फेस सेंटर है ना, तो हर फेस के सेंटर में एक एटम होगा। क्या लिखेंगे? अदर देन कॉर्नर, इट कंटेन्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ यूनिट सेल, एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द यूनिट सेल। आपके यूनिट सेल के हर फेस के सेंटर में एक पार्टिकल होगा। समझ रहे हैं? समझे? अच्छा, one constituent particles at the center of each face of the unit cell, ठीक है। थर्ड लिखना, अच्छा इसका डायग्राम ये वाला, जितने भी आपको ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं वो कॉर्नर में है, और जितने भी रेड है वो सब एक एक फेस के सेंटर बनाना है। ये वाला आपके फ्रंट फेस के सेंटर में है, ये लेफ्ट वाले फेस के सेंटर में, ये राइट, ये बैक, ये अप और ये डाउन,
ऐसे आपके 6 फेसेस होंगे क्यूब में, तो हर फेस के सेंटर में एक एक एटम या एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्लेस्ड होगा। कॉर्नर में बनाना है ना, कॉर्नर में एटम बनाना मत भूलना। बिसाइड द कॉर्नर्स है ये, कॉर्नर में तो एटम्स रहेंगे ही। सी एंड सेंटर, एंड सेंटर्ड, इसको लिखो ना आप, कैसे लिख पाएंगे? कोई भी दो अपोजिट फेसेस के सेंटर में पार्टिकल होगा बिसाइड कॉर्नर्स। देखो इसको अपने तरीके से ऊपर के दो डेफिनेशन से मैच करते हुए। कॉर्नर्स में होंगे ना, अदर देन कॉर्नर बोल रहा है, कॉर्नर में तो रहते ही हैं, प्रिमिटिव हो या कोई भी सेंटर्ड टाइप का यूनिट सेल हो, कॉर्नर में एटम्स रहेंगे। वहां पे अपन ईच फेस लिखे थे, यहाँ पे ईच फेस नहीं आएगा, समझ रहे हो? क्या लिखा है, एक बार रिपीट करना, जोर से रिपीट करना। Other than corners contain a constituent particle at the centers of any two opposite side faces of the unit. And the end of the एंड जरूरी नहीं है, एंड का मतलब ये एक एंड और दूसरा एंड। अदर देन कॉर्नर इट कंटेन वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एनी टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ द यूनिट सेल। ऑपोजिट वर्ड जरूरी है, एनी टू लिख दिए तो फिर कोई भी दो हो सकते हैं ना। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ऑपोजिट फेस लिखना जरूरी है कि अगर अपर वाले फेस में तो लोअर वाले फेस में होना चाहिए। इसका ऑपोजिट फेस ये है, राइट वाले का ऑपोजिट फेस लेफ्ट वाला है ना, और फ्रंट वाले का ऑपोजिट फेस बैक वाला है। तो ऑपोजिट फेसेस वर्ड लिखना जरूरी है, ठीक है? तो अदर देन कॉर्नर्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट एनी टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है? इस पे बना लो डायग्राम, इसमें नहीं दिया डायग्राम, आप लोग बना लो अपने से। कोई भी दो फेस अपोजिट वाले पकड़ लेना, लेफ्ट राइट पकड़ लो, या ऊपर नीचे वाला पकड़ लो, या आगे पीछे वाला पकड़ लो, कोई सा भी फेस, दो फेस, ओके? ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट डालना, ब्रावाइस लैटिस, ब्रावाइस लैटिस, BRAVA, ब्रावाइस लैटिस, ब्रावाइस लैटिस, BRAVAIS, ब्रावाइस लैटिस। इसके बारे में हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि जो 7 टाइप्स के यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल है, उनमें कुछ सिर्फ प्रिमिटिव शो करते हैं, है ना? जैसे ये आपका सिर्फ प्रिमिटिव शो करेगा, ये आपका सिर्फ प्रिमिटिव शो कर रहा है। कुछ प्रिमिटिव बॉडी सेंटर, फेस सेंटर तीनों शो करते हैं। कुछ ऑर्थोरॉम्बिक है, जैसे चारों शो करता है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, प्रिमिटिव। तो ऐसे करके सातों मिलके 14 टाइप के लैटिस बनाते हैं। इन्हीं 14 लैटिस को हम ब्रावाइस लैटिस बोलते हैं, ठीक है? तो डेफिनेशन लिखना, या इसके लिए पैराग्राफ लिख लो। ब्रावाइस लैटिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स। ये कौन से 6 पैरामीटर्स हैं? हाँ, 3 एंगल्स और 3 एड्ज लेंथ, एबीसी, अल्फा बीटा गामा एंड एबीसी। 3 एड्ज लेंथ एंड 3 एंगल्स बिटवीन दोस एड्जेस। याद आ रहा है? ये सब था ना आपका, आपके 3 एड्जेस, ए कहिए तो क्यू बल्कि ए ए ये तीनों बराबर है, वरना आपके 3 एड्ज क्या हो जाएंगे? एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट, ए बी सी, ऐसे सब में होगा। और एडजेस के बीच के एंगल्स 3 हो जाएंगे, ए बी का एंगल गामा
BC का एंगल अल्फा एंड AC का एंगल बीटा, बता रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स of unit cell, on the basis of 6 parameters of unit cell, total 7 types of primitive unit cells are possible. Total 7 types of primitive unit cells are possible. Primitive सब में possible है, देख रहे हो? Primitive सभी में possible है, सब में primitive है, देखो ना? तो on the basis of those 6 parameters, 7 types of primitive unit cells are possible. Full stop. The primitive unit cells, show variations in form of centered unit cell. In form of centered unit cell. Full stop. Total number of possible unit cells. Total number of possible unit cells in 3D lattice, in 3D, the 3-dimensional lattice is 14. इन सबको काउंट करके ना, 3 टाइप के क्यूबिक पॉसिबल है, 4 टाइप के ऑर्थोरॉम्बिक पॉसिबल है, मोनोक्लिनिक एक ही टाइप का पॉसिबल है, रोम्बोहेड्रल से प्रिमिटिव बनाता है, ठीक है। और सबके एग्जांपल भी आपकी बुक में लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे ना तो सबके एग्जांपल भी है कि क्यूबिक के लिए कौन सा होता है, ऑर्थोरॉम्बिक कौन सा है ना, टेट्राहेड्रल कौन कौन से आपके कंपाउंड शो करते हैं, वो सब एग्जांपल भी थे, एक एग्जांपल हम याद रख सकते हैं सबका, ठीक है। चलो, तो देयर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिट सेल्स in three-dimensional lattice is 14. This is called Bravais lattice. This is called Bravais lattice. It's called Bravais lattice. ठीक है, तो ये बनाने वाला काम आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, ये एक 14 टाइप के, ये पूरा जरूरी नहीं बनाना है ना। एक तो आप सातों के नाम लिख लो, अभी लिख लो। 7 crystal systems are 7 crystal systems are सातों के नाम लिख लो, हाइफन डाल के। क्यूबिक, टेट्रागोनल, क्यूबिक के बाद टेट्रागोनल अलग है और टेट्राहेड्रल अलग है, आप लोग जो पढ़ते थे ना, दैट इज डिफरेंट। टेट्राहेड्रल अलग होता था ना, हाँ जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो टेट्राहेड्रल था, वो अलग चीज थी। टेट्रागोनल आपका इस शेप का दिखता है, ये टेट्रागोनल, ठीक है, ओके। ऑर्थोरॉम्बिक थर्ड आपका है, थर्ड आपका क्रिस्टल सिस्टम क्या है, ऑर्थोरॉम्बिक। फोर्थ है हेक्सागोनल, या ई मिसिंग है ना, आप लोग लिखोना हेक्सागोनल। रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ये 7 टाइप के, कुछ प्रिमिटिव ही शो करते हैं, कुछ और भी सेंटर वाले यूनिट सेल शो करते हैं, उस हिसाब से आपके टोटल 14 ब्रावाइस एटम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट हिंट डालना, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, number of atoms in unit cell, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको समझना अच्छे से। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना पहले। देखो ये आप लोगों को याद है वो 8 क्यूब जो हमने बनाए थे, 4 ऊपर 4 नीचे, याद है ना, ये उसी का डायग्राम है। और इसके सबसे मिडिल वाले कॉर्नर में एक एटम रखा हुआ है। अब वो जो एटम आपके कॉर्नर में रखा हुआ, क्या वो सिर्फ एक ही क्यूब का पार्ट है? समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं?
इसको ऐसा समझना, जैसे आप लोग एक आध कुछ ऐसे क्विज टाइप का सॉल्व करते हो तो ऐसा कुछ रहता है कि ऐसा कुछ ये इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स ऐसा पूछता है, ऐसा आता है व्हाट्सएप वगैरह में भी गेम आता रहता है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस फिगर। तो आप क्या काउंट करोगे, 1 2 3 4, 4 करोगे पर एक बड़े स्क्वायर को भूल गए आप। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 स्क्वायर्स तो आपको दिख रहे हैं और एक बड़ा स्क्वायर भी था ना, टोटल 5 स्क्वायर हो गए। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे और 4 छोटे और बना दूं तो आप इन 4 को भी काउंट करोगे, इस बड़े वाले को भी काउंट करोगे। समझ रहे हैं? ठीक है, वैसे कुछ ये समझना कि अगर मैं रेक्टेंगल्स की बात करूं या मैं अगर एक और स्क्वायर की बात करूं तो इतना मिलके एक स्क्वायर बन रहा है। फॉर एग्जांपल नीचे वाला भी एक स्क्वायर बन रहा है, ऐसा एक ये बन रहा है और एक ये भी बन रहा है। ठीक है, मतलब ये जो है आपके ना, ये दोनों में कॉमन है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? उसी तरीके से ये जो आपका कॉर्नर में एक एटम है, ये सिर्फ एक ही इस क्यूब का पार्ट नहीं जो आपको सामने दिख रहा है ये वाला, ये इसका भी पार्ट है, इसके भी कॉर्नर में है, इसके भी कॉर्नर में है, इसके भी कॉर्नर में है, ऊपर वाले के कॉर्नर में भी है, इधर वाले के कॉर्नर में भी है, इधर और इधर। टोटल वो कॉर्नर वाले एटम 8 और यूनिट सेल का पार्ट है। देखो हर यूनिट सेल के कॉर्नर में एक एटम है ना, यूनिट सेल के, या ऐसा बोलो यूनिट सेल के हर कॉर्नर में एटम है। प्रिमिटिव प्रिमिटिव तो सब में बन रहा है ना। आपका क्रिस्टल सिस्टम कोई सा भी हो, वो सातों में से कोई सा भी क्रिस्टल सिस्टम आपका हो, उनके कॉर्नर में तो एटम है ही। अगर क्यूब है तो उसके पास 8 कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर में एक एक पार्टिकल है, बट वो अकेला पार्टिकल सिर्फ उसी क्यूब का नहीं है, उसके आजू बाजू वाले क्यूब का भी है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ? मतलब दिस स्फीयर इज अ पार्ट ऑफ 8 मोर यूनिट सेल्स। तो इसका कंट्रीब्यूशन इसमें कितना होगा, 1/8। आप ऐसा समझ लो कि आपने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आपने एक स्फीयर को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो इट विल लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखेगा। देखो ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डायग्राम कैसा रहेगा। बट एक स्फीयर जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये 8 और स्फीयर का पार्ट है, तो उसका हर यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। हर यूनिट सेल में इसका एक स्फीयर का जो आपका कंट्रीब्यूशन है, इसमें 1/8 है, इसमें 1/8 है, इसमें और ऊपर के भी चारों में 1/8 1/8 1/8 कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे अगर मैं एक ही यूनिट सेल में बात करूंगा। अगर मैं बात करता हूं प्रिमिटिव, ऐसे समझना है इसको, अगर मैं बात करता हूं प्रिमिटिव यूनिट सेल की, प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपके हर कॉर्नर में एक एक एटम है। अब ये हर एटम 8 और का पार्ट भी है, ये भी, ये भी, ये और ये, हर कोई एटम 8 और यूनिट सेल का पार्ट है, राइट? तो हर एक एटम का अपने यूनिट सेल में 1/8 कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल ऐसे कितने एटम है, 8, और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। तो टोटल एक ही एटम है एक्चुअल में। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? ये आपको भले आपके एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स में 8 स्फीयर दिख रहे हैं, बट ये एक स्फीयर ना सिर्फ अकेले इसी यूनिट सेल का नहीं है, इस वाले स्फीयर को और भी 7 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, क्लियर है? अब वही चीज आपके फेस वाले के साथ क्या होगी, फेस वाले में क्या होगा, आपके एक क्यूब के बगल में एक और क्यूब है, ये आपका एक क्यूब है समझ लीजिए, इसके बगल में एक और क्यूब है, मतलब एक फेस दोनों का कॉमन है। समझ रहे? ये क्यूब, ये दूसरा क्यूब, तो ये फेस दोनों में कॉमन हुआ ना। मतलब अगर ऐसा दो क्यूब साइड बाय साइड रखा हुआ है तो ये फेस दोनों के लिए कॉमन है। ये फेस इसके स्क्वायर में भी आ रहा है और ये वाला फेस इसके स्क्वायर में भी आ रहा है, मतलब दिस फेस इज
कॉमन टू बोथ। समझ रहे हैं? ऐसे 6 फेस हैं, तो हर फेस एक और एक यूनिट सेल के साथ कॉमन में है। Getting what I'm saying? तो अगर किसी के फेस के सेंटर में कोई एटम है तो इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स। अगर फेस के सेंटर में कोई एटम है तो इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, व्हाट अबाउट अगर बॉडी के सेंटर में है तो तब वो उस यूनिट सेल का ही पार्ट होगा। मतलब देखो, ये आपका क्यूबिक हो गया, कॉर्नर वाले को हमको समझ में आ गई, कॉर्नर वाले और भी किसी के पार्ट है, बट जो बॉडी के सेंटर में होगा वो तो अंदर की तरफ है, वो किसी और को टच नहीं कर रहा है। तो बॉडी वाला एटम अकेले उसी यूनिट सेल का ही है, वो किसी के साथ शेयरिंग में नहीं है। बट ये जो आपका एटम होगा फेस के सेंटर में, इसके बगल में एक और क्यूब होगा जिसके ये फेस में और उसके भी इस वाले फेस में ये कॉमन फेस है, और ये एटम उन दोनों में शेयर होगा हाफ हाफ। 2 में शेयर होगा तो हाफ हाफ होगा। जैसे ये 8 में शेयर हुआ तो 1/8 1/8 1/8 1/8 ऐसा रहेगा, 1/60 1/2। हर फेस का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1/2। मतलब अगर ये आपकी एक दीवार है, जैसे इस रूम में और इस रूम में ये दीवार कॉमन है, समझ रहे हो? या आप इस रूम और सामने रूम की बात कर रहे हो तो वो वाली वॉल कॉमन है दोनों में। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इस रूम में और उस रूम में वो वाली वॉल कॉमन है। तो अगर उस वॉल के बीच में मैं एक एटम रख दूं तो वो एटम उस सेल में भी है और इस सेल में भी है। अब समझ में आ रहा है थोड़ा सा? वो एटम उस सेल में भी है और इस सेल में भी है, मतलब उस एटम का कंट्रीब्यूशन इधर आधा है और उधर आधा है, क्योंकि इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। बट कॉर्नर वाले शेयर्ड बाय 7 मोर, यानी कि टोटल 8 यूनिट सेल्स, इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन मैंने 1/8 बोला। बट फेसेस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ हाफ है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और अगर ये कैमरे की मैं बात करूं, ये कैमरा इसी रूम के सेंटर में है तो ये इसी का पार्ट, ये वाला कैमरा और कोई रूम में शेयरिंग नहीं हो रहा है। समझ रहे? जैसे वो वॉल शेयर हो रही है दोनों रूम में, बट ये कैमरा शेयर नहीं हो रहा है, तो ये आपका बॉडी सेंटर हो गया। समझ में आ रहा है? एवरीवन क्लियर है? तो अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स पूछूं कि प्रिमिटिव में कितने होंगे तो आप लोग एक ही एटम होंगे। दिखने में भले आपको लग रहा है कि सर उसमें तो हर कॉर्नर में एक एक एटम था, है ना, बट टोटल अगर मैं एटम काउंट करूं तो एक ही एटम है, क्योंकि वो हर कॉर्नर का एटम 7 और यूनिट सेल से जुड़ा हुआ। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पक्का? मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, पक्का ना? ठीक है, तो इसमें लिखो नीचे हेडिंग क्या डाले हो? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ठीक है, इसमें लिखो सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करेंगे अपन, जिसमें एक ही एटम होता है। दिखने में भले 8 दिख रहे थे बट एक्चुअली में एक ही एटम है। ठीक है, तो पहला ये लिखना प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल नाम से हमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कॉर्नर पे ही एटम्स है ना? प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर्स में ही एटम होते हैं, राइट? तो हाइफन डाल के लिखो इसमें, इन दिस एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली। इन दिस atoms are present at corner only. In this, atoms are present at corners only. Full stop. An atom is shared by 8 unit cell. 8 unit cell. An atom is shared by 8 unit cell. An atom is shared by 8 unit cell. Full stop. Hence only 1/8. Hence only 1/8. Hence only 1/8 of the atom. Hence only 1/8 of the atom belong to a particular unit cell. Belong to a particular unit cell. Belong to a particular unit cell. ये लाइन समझ में है आप लोग को? जो भी एटम कॉर्नर में होता है वो एक यूनिट सेल से शेयर्ड होता है, तो उसका उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में 1/8 का कंट्रीब्यूशन है। अब ऐसे 8 एटम्स हैं 8 कॉर्नर में, तो 8 × 1/8 टोटल एक ही एटम होगा एक्चुअली। ठीक है,
Okay. To particular unit cell. Full stop. There are total 8 corners. There are total 8 corners. There are total 8 corners. There are total 8 corners in each unit cell. There are total 8 corners in each unit cell. Therefore, 1/8 part of 8 atoms, 1/8 part of 8 atoms, 1/8 parts of 8 atoms would give the value of would give the value of would give the value of number of atoms per unit cell. Would give the value of number of atoms per unit cell. That is नीचे लिख लेना 8 into 1/8 is equals to 1. 8 into 1/8 is equals to 1. Total 8 corners में 8 atoms, but सबका contribution 1/8 ही है उस यूनिट सेल के लिए. तो टोटल एटम कितने होंगे? 1 एटम. यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो कहने को 8 एटम्स हैं यहाँ पे पूरे, है ना? बट ये वाला स्पीयर 8 और यूनिट सेल से कनेक्टेड, क्योंकि इसके ऊपर और भी एक लेयर होगी ना. ऐसी 4 की एक लेयर इसके ऊपर भी होगी, ऐसी 4 की एक लेयर इसके साइड में होगी, ऐसी 4 की एक लेयर इसके सामने भी होगी. समझ रहे? 3D में ना, मुझे हर तरफ उसको प्रोड्यूस करना है, हर डायरेक्शन में मुझे उस स्पीयर्स को रखना है. तो आप इस स्पीयर को देखोगे ना, तो इसके ऊपर एक और लेयर होगी, इसके साइड में एक और लेयर होगी, इसके फ्रंट में एक और लेयर होगी. रेडी व्हाट आई एम सेइंग? तो ऐसे करके ये टोटल 8 सेल से जुड़ा होगा. ठीक है? तो हर एक का कंट्रीब्यूशन एक सेल में एक्चुअली ऐसा रहेगा. देख लो ये वाला पार्ट, ये एक स्फीयर का 1/8 पार्ट है, ये दूसरे स्फीयर का 1/8 पार्ट है, ये तीसरे का 1/8 पार्ट, ये चौथे का, ये पांचवे का, छठवे का, सातवें का, आठवां दिख नहीं रहा है उस तरफ है पीछे. ठीक है? तो टोटल एटम आपका एक ही है कहने को. समझ गए? चलो सेकंड लिखना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर में क्या था? अदर देन कॉर्नर्स. बॉडी के सेंटर में एक है, तो कॉर्नर वाले तो ऐसे ही डिवाइड होंगे उसमें भी. समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 8 into 1/8 होगा, और बॉडी वाले का उसका खुद का है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता. समझ गए? तो लिखो नीचे 8 corners, comma 1 atom at each corner, 1 atom at each corner, comma 1/8 of each atom in unit cell. 1/8 of each atom in unit cell. तो ये हो गया टोटल 1 एटम. 8 into 1/8, ये तो 1 एटम होगा ही. इसमें भी सब में एक एटम तो होंगे, क्योंकि सब में प्रिमिटिव तो रहता ही है, सब में कॉर्नर्स में तो एटम्स है ही ना. तो वो मिला के टोटल एक एटम तो सब में ही होगा. हर यूनिट सेल में कम से कम एक एटम तो है. ठीक है? ओके, तो ये एक एटम लिखिए सब. 8 into 1/8 is equals to 1 atom. ठीक है? अब अगला 1 atom at center of body. 1 atom at center of body. 1 atom at center of body, which is completely present in that particular unit cell. Which is completely present in that particular unit cell. वो किसी और का पार्ट नहीं है. Which is completely present in that unit cell. ठीक है? Which is completely present in that unit cell. तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे? 1 plus 1. तो टोटल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 2. टोटल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 2. क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 2. थर्ड लिखना,
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, कॉर्नर में तो है अभी भी, तो पहले कॉर्नर के बारे में लिख लेते हैं। 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स कॉमा 1 एटम एट ईच कॉर्नर। 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर में एक एटम है और हर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो कॉमन डाल के 1/8, 1/8 of each atom in the unit cell. 8 corners, 1 atom at each corner, and 1/8 of the atom is present in the unit cell. So total again 8 into 1/8 is 1 atom. 8 into 1/8 is 1 atom. तो एक एटम तो इसमें भी हो गया। अब फेस की बात करते हैं, ठीक है, अगले लाइन में कितने फेसेस है? 6 फेसेस, देखो 6 फेसेस, और हर फेस के सेंटर में एक एटम है, कॉमा डाल के 1 एटम एट ईच फेस, 1 एटम एट ईच फेस, 6 फेसेस कॉमा 1 एटम एट ईच फेस, और कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2, तो कॉमा डाल के 1/2 ऑफ ईच एटम इन द यूनिट सेल, 1/2 ऑफ ईच एटम इन द यूनिट सेल। तो 3 एटम्स, इसके कितने हो गए? 6 into 1/2 करना, क्या करेंगे? 6 into 1/2 यानी कि 3। टोटल एटम्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन FCC is 4, is 4। समझ गए? तो ये हुआ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। दिखने में हमको भले पार्टिकल्स हमने ज्यादा बैठाए थे, बट वो पार्टिकल्स कहीं और भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये आपका नंबर ऑफ एटम्स होगा इन बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है? ठीक है, तो क्या लगता है कि सबसे अच्छी पैकिंग किसमें हो रही है? इसी में, फेस सेंटर में। उतनी जगह में 4 एटम है, समझ रहे हैं? उतनी जगह में 4 एटम है, जहां पे आपके प्रिमिटिव में उतनी जगह में एक ही एटम था, और बॉडी सेंटर में उतनी जगह में 2 ही एटम थे। तो अच्छा पैकिंग किसमें है? इसमें है ना। उसको अपन डिनोट करते हैं, एक टर्म होता है जिसको अपन कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी समझते हैं ना, कितना एफिशिएंट सिस्टम है ना, उसको कहते हैं अपन एफिशिएंसी। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होगा कितना अच्छे से एटम एक यूनिट सेल के अंदर पैक्ड है, उसे कहेंगे अपन एफिशिएंसी। मतलब खाली जगह नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आप एक लेयर ऑफ स्फीयर रखे 4, है ना, 4 स्फीयर यहां रख दिए, इमेजिन करना, और हर एक स्फीयर के ऊपर एक एक स्फीयर और करके 4 और रख दिए। बीच में जगह है ना खाली, वॉइड्स है कि नहीं है? बीच में वॉइड्स है, गैप्स है, क्योंकि स्फीयर का शेप ही ऐसा है कि अगर आप एक के ऊपर एक स्फीयर रख भी दो, या एक साइड में ऐसा कुछ स्फीयर रखो, 4 भी रखते हो, तो आपको बीच में गैप दिखेगा। इसको वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड या गैप। आप कैसे भी रख लो, गैप तो रहेगा। हाँ, अगर आपके जो एटम्स का शेप स्क्वायर होता तो गैप नहीं होता, बट एटम का शेप अनफॉर्चुनेटली स्फीयर है। एटम का शेप आपका क्या है? स्फेरिकल शेप होता है एटम का, राइट? तो इसलिए हम जब भी पैकिंग करेंगे, एक एटम को दूसरे के बगल में रखेंगे, तीसरे को दूसरे के बगल में रखेंगे, चौथे को तीसरे के बगल में रखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी एम्प्टी स्पेसेस दिखेंगी। समझ रहे हैं? इन एम्प्टी स्पेसेस या वॉइड को कम करने के लिए आप ऐसा जरूर कर सकते हो कि इन दोनों के वॉइड के बीच में ऐसा रखो, तो वॉइड थोड़ा छोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं? वरना अगर आपने ऐसे पैकिंग की होती तो वॉइड ज्यादा दिख रहा है, 4 एटम के बीच में बहुत बड़ा वॉइड है। वही आप यहां देखोगे तो 3 एटम के पीछे बहुत छोटे छोटे वॉइड्स हैं, पर वॉइड्स तो रहेंगे, गैप्स तो एटम के बीच में रहेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नेक्स्ट हैंड डालो, अपन पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं। हाँ, पैकिंग फ्रैक्शन का एक और नाम है पैकिंग फ्रैक्शन। परसेंटेज में निकालेंगे कितनी जगह यूनिट सेल की खाली है और कितनी जगह पैक्ड है। समझ रहे हैं? इसको पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। डाल लीजिए पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। ब्रैकेट में लिखना एक और नाम जो आपने बोला,
पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या होगा, कितना इसका डेफिनेशन, द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस, द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस, the percentage of the total space filled by the particle, the percentage of the total space filled by the particle is called packing efficiency, is called packing efficiency, is called packing efficiency। इसको सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाता हूं मैं, पहले समझ लो फिर अपन एक एक करके तीनों का परसेंटेज डिराइव करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हम परसेंटेज में निकालते हैं ना, सुने कभी एफिशिएंसी कभी निकाले? एफिशिएंसी आप लोग किसी मशीन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आपने इनपुट में कितना पावर दिया, आपको आउटपुट में कितना पावर मिला, तो आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है एफिशिएंसी। कितनी अच्छी मशीन है वो, ये बताएगा उसका परसेंटेज। ठीक है, ओके। तो ऐसा समझो कि मैंने यहाँ पे ना एक बॉक्स रखा है, एक कार्टून है, ठीक है, क्यूब के फॉर्म में। मैंने साइड मेजर कर लिया तो अपन उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? एक क्यूब। समझ रहे? एक समझ रहे हो आप लोग, केस समझ रहे हो ना, कंडीशन क्या दे रहा हूं मैं, सिचुएशन क्या बना रहा हूं। एक यहाँ पे कार्टून रखा हुआ है और उस कार्टून का मैंने लेंथ नाप लिया है, लेट्स से इट इज ए, तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि कितना जगह वो कार्टून घेर रहा है, उस कार्टून ने कितनी जगह यहाँ की घेर रखी, कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करके उसने रखा हुआ है, निकल जाएगा ना। अब मैं छोटी छोटी बॉल्स लेके आ रहा हूँ, स्फीयर, स्फेरिकल बॉल्स रहेंगी, टेनिस बॉल्स हैं, मैं उसको फिल करना चालू करूंगा। हमें पता है कि वॉइड्स तो रहने हैं, क्योंकि आपकी जो बॉल्स है वो फ्लैट तो नहीं है, एक बॉल जाएगी उसके ऊपर एक बॉल आएगी फिर ऐसे जाएगी, तो आपके बीच बीच में इस टाइप के वॉइड्स क्रिएट होंगे ना। मान लीजिए आपने लगभग 50 बॉल उस बॉक्स के अंदर फिल कर दी, ऊपर तक भर गया बॉक्स, अब और बॉल आप ऊपर नहीं डाल सकते। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपको बॉल क्या स्फीयर है, उसका रेडियस पता है, ठीक है, आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आपको रेडियस पता होना चाहिए स्फीयर का, नहीं बोल रहा हूँ। तो आपने कितनी बॉल डाली? 50। सब बॉल का जो साइज था वो एक जैसा था, तो आप उसका टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हो। कैसे? 50 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे ही होगा। This is the total space occupied by those 50 balls. और a क्यूब क्या था? टोटल स्पेस ऑफ दैट बॉक्स, उसमें से इतनी जगह आपकी बॉल्स ने ऑक्यूपाई करनी है। एग्री करते हैं उससे? दिस इज द पैकिंग। इतना पैक किया ना आपने बॉल से, उस बॉक्स को आपने इतना से पैक किया, बट एक्चुअली में बॉल आपके बॉक्स का पूरा वॉल्यूम इतना था। तो इसको ही पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। कितना स्पेस आपने फिल किया है अपॉन कितना टोटल स्पेस है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जैसे अगर इसी रूम की बात करूं तो इस रूम का वॉल्यूम अपन निकाल सकते हैं, हमको पता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकाल लेंगे यहाँ की, इंटू बी इंटू एच कर दूंगा, तो इस पूरे रूम का क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं आप सबका एक एक करके वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा, अपना भी करूंगा, ठीक है, और मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। अभी भी रूम में बहुत खाली जगह है, तो पैकिंग एफिशिएंसी 100% तो नहीं होगी। 100% तब होगी जब आपका ठूस के सब एक एक के ऊपर, मतलब इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, सब जगह आदमी भरे हुए हैं। आदमी के ऊपर भी आदमी है, क्योंकि ऊपर भी तो जगह है ना। आपने L इंटू बी इंटू एच किया, तो आपने इस जगह को भी कवर किया है, सिर्फ ग्राउंड स्पेस तो ना देख रहा हूं मैं। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि आप इस पूरे रूम को खचाखच पैक करो, और वो तब होगा जब मेरे ऊपर भी एक आदमी यहाँ खड़ा है, इधर एक और आदमी है, उसके ऊपर भी एक आदमी खड़ा है, मतलब पूरा पैक हो जाए। समझ रहे? उसको बोलते हैं अपन पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब कितना एफिशिएंट पैकिंग कर रहे हैं हम इस रूम में। वेरी गुड आंसर। तो यहाँ पे हम किसका पैकिंग कर रहे हैं? यूनिट सेल के अंदर क्या है? स्फीयर्स, एटम्स, और आपका यूनिट सेल क्यूबिक है, तो आपका क्यूब का वॉल्यूम ये होगा, आपके स्फीयर्स का वॉल्यूम ये होगा। दोनों को डिवाइड करके देखेंगे कितना एफिशिएंट पैकिंग हो रहा है। समझ गए? अभी जो मैंने आपसे पूछा था ना कि कौन सा पैकिंग अच्छा है, सिंपल अच्छा है, बॉडी अच्छा है कि फेस अच्छा है, तो रुद्राक्ष ने बोला था फेस अच्छा है, क्योंकि उतनी जगह में 4 एटम आ रहे हैं,
और आपने उतनी जगह में प्रिमिटिव में मात्र एक ही एटम आ रहे हैं, इसमें अच्छी पैकिंग हो रही है फेस सेंटर्ड में। समझ में आ रहा है? अब इसको अपन मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज निकाल के। नींद आ रही है? नींद आ रही है? ठीक है, तो चलो सबसे पहला पैकिंग एफिशिएंसी का डेफिनेशन लिख लिया सभी ने। अब पहला लिखना सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, अपन क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहला अपन इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, इसमें लिख लो लेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल बी, let the edge length of the unit cell be, let the edge length of the unit cell be a, small a, small a, आपके यूनिट सेल का एज का लेंथ है, ठीक है, a, and radius of the sphere be small r, and radius of the sphere be small r, radius of the sphere be small r। ठीक है, अब एक सिंपल क्यूबिक लैटिस को इमेजिन करना कैसा होगा। 4 एटम सरफेस में यहां पे, और हर एटम के ऊपर एक एक एटम और। समझ रहे, इमेजिन कर पा रहे हो? तो अगर मैं उसको सामने से देखूं तो ऐसा दिखेगा 4 स्फीयर, इसके पीछे 4 और खड़े। एवरीवन क्लियर है? ये 4 स्फीयर आपको ऐसे खड़े में दिख रहे हैं ना, 2 यहां है, 2 इसके ऊपर है, ऐसे ही 4 इसके पीछे भी है जो आपको दिख नहीं रहे। समझ गए? बन रहा है क्यूब, और हर कॉर्नर में एक एक एटम है। आप चारों कॉर्नर, सॉरी 8 कॉर्नर को ऐसे जोड़ दो, आपको क्यूब मिल जाएगा। ये क्यूब का फ्रंट फेस, ऐसे आप इसको पीछे जोड़ दोगे पूरा क्यूब मिलेगा। एग्री? समझ में आ रहा है ना? हमने क्या एज्यूम किया है कि लेट द एज लेंथ बी ए, बोले ना अपन, एज लेंथ क्या लिया अपन? ए, मतलब इतना लेंथ मैंने लिया है ए, यस और नो? ये है ना ये। और रेडियस ऑफ द स्फीयर हमने एज्यूम किया है स्मॉल आर। समझ रहे हो? प्रिमिटिव में क्या होता है, ऑल द स्फीयर्स टच ईच अदर लाइक दिस, क्योंकि इनके बीच में कहीं कोई एटम नहीं है, और अगर बीच में कोई एटम होता तो वो दोनों दूसरे को टच नहीं कर पाते जैसे अभी कर रहा है, राइट? तो आप ऐसा बोल सकते हो, ये आर और ये आर, यानी कि 2r इज इक्वल्स टू a, बोल सकते हैं क्या? देखो a इज इक्वल्स टू 2r लिख सकता हूं मैं। एवरीवन रुद्राक्ष डाउट? अब ऐसे क्यों किया? क्लियर है? 2r इज इक्वल्स टू a। मैंने आप लोगों को बताया था कि एटम ऐसे ही पैक्ड होते हैं, हम जब सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो हमको एक क्यूब दिखेगा, वही हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? तो लिख लो उसके नीचे, as spheres are touching each other, इसको बना भी लो, इसको बना लो, याद रहेगा। as spheres are touching each other, a is equals to 2r। ये डायग्राम जरूर बनाना, इसी से समझ में आया कि a is equals to 2r है। a is equals to 2r। समझ गए? हाँ, हम कौन सा यूनिट सेल पढ़ रहे हैं अभी, किसका एफिशिएंसी निकाल रहे हैं? सिंपल क्यूबिक का। सिंपल क्यूबिक में कितने एटम होते हैं? 1 एटम। अभी तो अपन निकाले ना कंट्रीब्यूशन, एक मतलब एक ही स्फीयर एक्चुअली, 8 का 1/8 1/8 1/8 तो मिलके एक स्फीयर बन जाएंगे, है ना? तो नेक्स्ट एक का डायग्राम बना ली सब, ये दिखाना a इक्वल्स टू 2r ना। ठीक है, अब नीचे लाइन में लिखना नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल। अगर डाउट है तो एक बार यहाँ पे ऐसा करके भी दिखा देना, 8 into 1/8 is equals to 1 स्फीयर। एक ही एटम है, यानी कि एक ही स्फीयर है, राइट? क्लियर है यहाँ तक? नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 pi r cube।
अपन ने स्फीयर का रेडियस r लिया है ना, उसका इतना हो जाएगा वॉल्यूम। हाँ, और नीचे लिखना वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब, और ए का वैल्यू अपने आर के टर्म्स में क्या निकाला है? 2r। ऐसा हम सब में करेंगे, अभी दो टाइप का और पैकिंग एफिशिएंसी करेंगे ना, हम यही काम करना चाहेंगे। ए और आर के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे, ए और आर के बीच में रिलेशनशिप, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से टच कर रहे थे ना, इसलिए यहाँ पे आप ए की जगह 2r लिख सकते हो। पर जस्ट इमेजिन करना कि अगर ये आपका फ्रंट फेस है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ये आपका फ्रंट फेस है क्यूब का, उसमें आपको 4 एटम अभी एक दूसरे से टच दिख रहे हैं क्योंकि ये सिंपल है। अगर ये फेस सेंटर होता तो क्या होता, ध्यान देना। फेस के सेंटर में भी एक यूनिट सेल आ गया ना, उसके कारण ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे। अब देख रहे हैं इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है। दिस इज वन फेस ऑफ अ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जहां पे एटम्स आर टचिंग ईच अदर। और ये किसका फेस है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का फेस है, जिसमें कॉर्नर वाले एटम आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पे आप A इज इक्वल्स टू 2r नहीं बोल सकते। बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते, है ना। तो यहाँ पे हम कुछ और मेथड यूज करके A और R के बीच में कुछ रिलेशन निकालेंगे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? करना क्या है वो समझ में आ रहा है? पक्का समझे? तो आप लोगों ने A इज इक्वल्स टू 12, इसको क्यूब कर दो ना, कितना आ रहा है? 8r क्यूब। ठीक है, अब बस एक स्टेप बच गया है। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, जैसे भी अपने 50 बॉल का निकाला था ना, हाँ अभी 50 बॉल का कैसे निकाले थे? ऊपर था 50 बॉल का वॉल्यूम अपॉन नीचे था डब्बे का वॉल्यूम, समझ रहे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब। यस और नो? अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हम a की वैल्यू r के टर्म्स में निकाले, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो r r कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं? पक्का? तो ये r क्यूब कैंसिल कर देना और इनटू 100 भी कर देना। बताओ मुझे पैकिंग एफिशिएंसी क्या है परसेंटेज में? व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज? देखो जी, आप डालो ना, पाई का वैल्यू डालना पड़ेगा ना, तब तो फाइनल आंसर परसेंटेज में आएगा। डालो 22/7 डाल लो। एग्जैक्ट नहीं आएगा, कुछ पॉइंट में भी है। कितना आ रहा है? 52.22 52.42 52.4% आएगा, मतलब ऑलमोस्ट आधी जगह तो खाली है। मतलब आधी जगह खाली है, और वो कौन सी खाली जगह है? voids वॉइड्स, जो आपके 8 एटम रखने के बाद जो आपको बीच में जहां जा नहीं सकते अंदर, वो जगह खाली है। समझ रहे हो क्या? शिका पक्का? लंच अभी क्लियर है? अब ऐसे ही अपन एफसीसी के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो सेकंड लिख लेना, ये था आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, उसका पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकाला है। सेकंड लिख लो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी हो जाएगा आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, ओके। इसमें क्या होने वाला है? एक ही फेस बना रहा हूं मैं, कोई भी एक फेस देख लेते हैं क्योंकि बाकी सारे फेस उसके जैसे होंगे। कोई फ्रंट फेस देखते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा आपको फ्रंट से एक फेस, बाकी फेस नहीं दिख रहे हैं। 6 फेस और मतलब 5 फेस और होंगे ना, ये आपका 6th फेस है, जहां पे आप देख रहे हो कॉर्नर में एटम्स हैं और फेस के सेंटर में एटम है। ऐसा हर जगह होगा ना?
पक्का? ठीक है, मतलब आपका R 2R और ये आपका R, बट ये आपका एज लेंथ नहीं है, एज लेंथ तो ये है जो कि 2R के बराबर नहीं है, याद रखना। बॉडी सेंटर सॉरी सिंपल यूनिट में ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे तो आप A इज इक्वल टू 2R ले लिए, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, याद रखना। हमें अपने क्यूब का भी तो वॉल्यूम चाहिए ना, तब तो मैं A क्यूब कर पाऊंगा, समझ रहे हो? A क्यूब करने के लिए मुझे A की वैल्यू R के टर्म्स में चाहिए, जो पीछे बहुत सिंपल थी A इज इक्वल टू 2R, बट यहाँ पर उतनी सिंपल नहीं है, समझ रहे हैं? तो एक डायग्राम ये वाला पहले बना लो, फिर अपन वैल्यू निकालते हैं A की R के टर्म्स में। जल्दी करो, डायग्राम बना लो ये वाला। तो कुछ नाम अगर भी दे देना, A B C, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, व्हाट इज AC? डायगोनल, एंड टू बी मोर प्रिसाइज ये एक फेस डायगोनल है। क्या है ये? फेस डायगोनल। फेस डायगोनल समझते हैं ना, और एक बॉडी डायगोनल होता है। बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होगा, इसको इमेजिन करना, ठीक है? ये क्यूबॉइड है ना, ये क्या है, क्यूबॉइड। ये तो देखो एक बार सब, हाँ, ये क्यूबॉइड है, ठीक है? ये आपको फेस अभी दिख रहा है सामने, एक फेस दिख रहा है सबको, बाकी सारे फेसेस नहीं दिख रहे हैं। इस फेस में यहाँ कॉर्नर में एक एटम है, यहाँ कॉर्नर में एक एटम है, यहाँ और फेस के बीच, ठीक है? नाउ ये पॉइंट को अगर ये पॉइंट से जोड़ोगे इन दोनों को, दिस इज नोन एज फेस डायगोनल। ऐसा जोड़ दिया है किसी को भी, इसको इससे जोड़ो या इसको इससे जोड़ो, दिस इज नोन एज फेस डायगोनल। समझ में आ रहा है? और एक जो मैंने बोला बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल का मतलब क्या है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ूंगा, ठीक है? ऐसा, इसको कहेंगे अपन जो अंदर से जुड़ेगा, आपको नहीं दिखेगा, वो क्या होगा, बॉडी डायगोनल। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये वाला और ये वाला। इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग? हाँ शिखा, क्लियर है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है, नीचे से भी, कोई भी। मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक कॉर्नर ऊपर वाले फेस का है तो दूसरा कॉर्नर नीचे वाले फेस का हो, वो भी ऑपोजिट कॉर्नर। दिस इज बॉडी डायगोनल। अभी अपन बॉडी डायगोनल के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कोई भी एटम बॉडी के अंदर नहीं है। बीसीसी में अपन बॉडी डायगोनल की बात करेंगे, ठीक है? तो पहले डायग्राम बन गया। हाँ चलो नीचे लिखना, एज स्पीयर्स ऑन द फेस सेंटर्स। फेस वाला तो आजू बाजू वाले को टच करना ना, कॉर्नर्स वाले को, कॉर्नर्स वाले आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे, बट वो फेस के सेंटर वाले को तो टच कर पा रहे हैं, लाइक दिस। तो एज स्पीयर ऑन द फेस सेंटर is touching the spheres at the corners, as sphere on the face centers is touching the spheres at the corners। कॉर्नर वाले आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बट वो फेस को टच कर रहे हैं, फेस वाले को टच कर रहे हैं। तो आप AC की वैल्यू 4R लिख सकते हो, 2R प्लस R क्या हो जाएगा, AC 4R लिख लो, AC इज इक्वल्स टू 4R, ठीक है? नाउ नेक्स्ट लाइन में, in a right angle triangle ABC, in a right angle triangle ABC, in a right angle triangle ABC, ये क्या है, BC A होगा और AB भी A है। A की तो वैल्यू निकालनी है हमें, है ना? तो अपन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। निकालो तो A की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ R, एज लेंथ तो A लिए ना अपन, वो A की वैल्यू R के कितने बराबर आएगी वो हमें निकालना है। समझ में आ रहा है सबको? इसको A मत लेना, A मतलब तो एज लेंथ होता है, डायगोनल इज नॉट A, ठीक है? अब बताओ जल्दी से, इसमें पाइथागोरस लगा के A का वैल्यू क्या आ रहा है, 2√2R, ठीक है? 2√2R या 4/√2R, वही तो 4/√2 लिखो,
4/√2r लिखो, या फिर आप ऊपर वाले को √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 लिखो, और अपॉन नीचे एक √2, एक √2 कैंसल, ये मिलके 2 और ये 2, तो 2√2r भी ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा समझ रहे हैं? क्लियर है? आपका a और r का रिलेशन क्या आ गया? a इज इक्वल्स टू 2√2r, 2√2, ठीक है? यही तो निकालना चाहते हैं, यहां पे वो निकालना बहुत आसान था, बिकॉज कॉर्नर वाले स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे थे, तो हमने कॉर्नर्स को मिलाया, वही तो मेरा एज लेंथ था। कॉर्नर के स्फीयर के सेंटर्स को मिलाओगे तो वो एज लेंथ होगा, याद रखना। कॉर्नर्स के स्फीयर्स के सेंटर्स को मिलाओगे तो एज लेंथ बनेगा। वेरी व्हाट आई एम सेइंग। तो यहाँ पे दोनों कॉर्नर्स के स्फीयर टच कर रहे थे एक दूसरे को, तो दोनों के सेंटर को मिलाया तो रेडियस रेडियस 2r हो गया, बट यहाँ ऐसा नहीं था, बिकॉज ये फेस के कारण ये दोनों थोड़े से जुदा हो गए। तो अब फेस सेंटर दोनों का रेडियस के बराबर नहीं है, कुछ और भी चीज है, समझ गए? चलो, तो ये आपका हो गया 2√2r। अब क्या करना है हमें? कितने एटम्स होंगे फेस सेंटर में? 4 एटम्स। कितने होंगे? कॉर्नर के मिला के 1 एटम, फेस के मिला के 3 एटम, 6 इंटू 1/2। याद आ रहा है एवरीवन? क्लियर है ना? कुछ डाउट हो तो अभी पूछो। वहां पे कितने एटम थे? बॉडी सेंटर में एक ही था, इसलिए अपन ने न्यूमरेटर में 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब किया था। बॉडी सेंटर में 2 होते हैं, एक बीच वाला जो किसी और का नहीं है उसका खुद का है, और कॉर्नर के मिला के 1 एटम, समझ गए? इससे तो पहले अपन नंबर ऑफ एटम्स पढ़े, कि आपको पता रहे कि अगर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है तो उसमें 4 एटम होते हैं एक यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड है तो उसमें 2 एटम होते हैं, और सिंपल है तो एक ही एटम होता है। क्लियर है? तो नीचे लाइन में लिख लो, नंबर ऑफ एटम्स इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है? अब पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब करूंगा, और ए का वैल्यू क्या है? 2√2r का क्यूब। अगेन आर क्यूब कैंसल, सभी कांस्टेंट्स है, डिवाइड करके इनटू 100 करके बताओ पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ संजय, एकदम डाउटफुल फेस लग रहा है मुझे पूरा, ना जो है यहीं पे मेरे को बता रहा कि ये समझ में नहीं आया सब ना। इतना स्पेस ऑक्यूपाइड है, इतना टोटल स्पेस है, इनटू 100। स्पेस ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल फेस इज द पैकिंग फ्रैक्शन। उसको परसेंटेज में करेंगे तो उसको पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे। ठीक है? कितना आएगा देखो। क्या होगा? का वैल्यू कितना होता है? 1.414।
कैसे कम हो सकता है? ये तो और अच्छा है ना पैकिंग में। 52 से तो ज्यादा ही आना चाहिए आंसर। तो ये तो वो भूल गए हो आप, एक 2 से डिवाइड करना भूल गए हो। ये 74 आंसर है आपका, है 148। एक 2 मिसिंग है नीचे, तो 148 अपॉन 2 कर दोगे तो 74 आ जाएगा। एक 2 भूल गए हो कहीं पे, मिला क्या? ये क्यूब है ना, इसको देखो अच्छे से, 2√2 का क्यूब है ये। आप पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2 का क्यूब 8 होगा, और √2 इंटू √2 इंटू √2 तो 16 √2 आएगा नीचे। हाँ हाँ, ऊपर एक 16 वो भी है। हाँ 74% आंसर आएगा। इतना पैकिंग है ये, मतलब 26% खाली जगह, आप खाली जगह बता रहे हो मेरे को, ठीक है। 74% जगह फिल्ड है। अरे तू कैलकुलेट ये करा तो 74 ही आना चाहिए ना, 26 कैसे आ सकता है? करना पड़ेगा क्या इसको कैलकुलेट? चलो ऊपर है 4 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू R3, 4 इंटू 4/3 पाई R3 अपॉन नीचे है 2√2 R³ और इसका पूरा क्यूब, ठीक है। ऊपर हो जाएगा आपका 16/3 इंटू 22/7 इंटू R³ और ये जब पूरा ऊपर जाएगा तो R³ नीचे और इसके साथ ये हो जाएगा आपका पूरा 16√2 ऐसी ना। ये 16 कैंसर, R³ कैंसर, क्या बच रहा है? 22 अपॉन 21 इंटू कितना ये? अब क्या आ रहा है? 74। थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो इसको, लेकर ऐसे लिख सकते हैं क्या? 11 इंटू √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ ऊपर वाले में, ताकि एक √2 कैंसिल हो जाए। देखो 11 इंटू 2 22 होता है, समझ रहे हो क्या? ताकि एक एक √2 कैंसिल करने के लिए मैं ऐसा किया, बाकी जरूरी नहीं आप करो ऐसा। अब बस आपको 1.414 इंटू 11 अपॉन 21 21 1.414 इंटू 11 अपॉन 21, ये भी करो हो जाएगा। 11 का टेबल तो इजी होता है, बस 21 से डिवाइड करना है, हो जाएगा। 74 आंसर आंसर आएगा इसका, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना आप लोगों ने। चलिए थर्ड लिखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। ये दोनों के बीच में आएगा। उसके पास एक एटम था इसलिए उसका पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 था। इसके पास 4 एटम थे तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी 74% हुआ। तो अब ये इसके पास तो 2 ही एटम है, बॉडी वाले के पास कितने एटम है? 8 कॉर्नर्स के एक एटम, और बॉडी सेंटर का अकेला उसका खुद का एटम, वो किसी के साथ शेयरिंग में नहीं है। तो टोटल कितने एटम हो गए? 2 एटम्स, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? ये अगर आपका एक क्यूब बना रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और बॉडी के सेंटर में एक ठीक है। अब यहाँ बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट आने वाला है। ये रहा मेरा, अगर मैं इसको नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी, इसको नाम देता हूँ सी और इसको नाम देता हूँ डी। तो अगर मैं ए और डी को ज्वाइन करूं तो ये तो बॉडी डायग्राम है, ए बी इज बॉडी डायग्राम। ऊपर का इधर का कॉर्नर और नीचे का ऑपोजिट कॉर्नर, अभी जो आप लोग को दिखाया था वैसे कुछ है यहाँ पे। और एसी आपका क्या है? फेस डायग्राम। एसी क्या है? फेस डायग्राम। आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे,
दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखने चाहिए। कौन कौन से? एक तो ऊपर का एबीसी दिख रहा है, ऊपर का एबीसी दिख रहा है सबको? हाँ नहीं बोल रहे, ऐसे बोल रहे, ऐसे तो नहीं होता। ठीक है, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यूब है ना, तो सबके एंगल्स तो 90 डिग्री होंगे, है ना? और एक आपको दिखना चाहिए एबीसी, हाँ एसीडी दिख रहा है, जिसमें बॉडी डायगोनल आ रहा है। क्लियर है? इसमें बॉडी डायगोनल आ रहा है ए सी डी, ये ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल आपको ऊपर दिख रहा है एबीसी। दो राइट एंगल ट्रायंगल सबको दिख रहा है, किसी को डाउट है तो अभी पूछो। हम क्या करने वाले हैं, देखो अल्टीमेटली एम क्या है, मुझे ए की वैल्यू आर के टर्म्स में निकालनी। पहले में बहुत आसान थी, थोड़ा सा दूसरे में मुझे मेहनत करना पड़ा पाइथागोरस लगा के, तीसरे में थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, 2 बार पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। कैसे? पहले एक बार पाइथागोरस लगा के ना मैं पहले एसी का वैल्यू निकालूंगा। क्या करूंगा? पहले मैं फेस डायगोनल का वैल्यू निकालूंगा। एबी क्या है मेरा? ए एज लेंथ। बीसी क्या है? ए एज लेंथ। एसी नहीं पता है, पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल पहले देख लो, फिर बाद में नोट कर लेना। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सही सही आ रहा हूं? जैसे अपन वहां निकाले थे, वहां पे तो अपन फेस डायगोनल निकाले थे ना। ठीक है, तो AC विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट में, ये आपका वही आएगा रूट 2A। समझ में आ रहा है? रूट 2, ये एक्चुअली फॉर्मूला भी होता है डायगोनल का। ठीक है, क्लियर है ये? पक्का? नाउ अब इस ट्रायंगल को फोकस करना, कौन सा? इन ट्रायंगल एसीडी, ध्यान देना। एसीडी में एसी क्या है? अरे उसकी वैल्यू तो सामने लिखी है क्या? वो बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज क्या है? श्योर, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। नहीं हाँ ले सकते हैं, दोनों ही 90 डिग्री वाला है, ले सकते हैं, चलेगा। चलो ठीक है, इसी को परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको बेस मान। क्लियर है? तो अब आप मुझे अगर एडी निकालना है तो क्या करूंगा मैं? एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। व्हाट इज सीडी? ए क्या है? सीडी ए, ठीक है। और एसी का अपन निकाल चुके हैं, रूट 2 है, एडी निकल जाएगा। समझ गए? अच्छा, एडी के बारे में क्या बात करनी है अपन को? एडी क्या है? ए आपका कॉर्नर वाला एटम है, बी कॉर्नर वाला एटम है, और आपका ये वाला जो एटम है वो सेंटर में, बॉडी सेंटर में। ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कॉर्नर्स वाले भले नहीं कर पा रहे एक दूसरे को टच, बट जैसे अभी फेस वाले अपन देखे थे ना, कि फेस का एक एटम, कॉर्नर का एक एटम और ये वाला कॉर्नर एटम, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे थे। उसी तरीके से अब बॉडी वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम, इनफैक्ट ये और ये भी तो एक बॉडी डायगोनल है ना। अगर मैं इसको नाम दे दूं E, तो BE इज आल्सो अ बॉडी डायगोनल। यस और नो? मैंने ये ले लिया, आप ऐसे कैलकुलेशन करके बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? द थिंग इज दैट कि ये वाला स्फीयर, ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्लियर है? मतलब एडी का एक वैल्यू पहले से मुझे पता है, हाँ या ना? R 2R R, यस और नो? तो जैसे यहां पे था R 2R R, बस वैसे ही तो ये तीनों अंदर की तरफ है, बस फायदा फर्क बस इतना है। मतलब पहले आपके ये तीन एटम एक दूसरे को टच कर रहे थे, ये वाला, बीच वाला और ये वाला। अब कौन से तीन एटम टच कर रहे हैं? ये वाला, बॉडी के बीच वाला और ये वाला, बॉडी डायगोनल। मैं क्लियर? ठीक है, इसको लिखते हैं। स्टार्ट करना, पहले लिख लो। एज द स्फीयर ऑफ एट द बॉडी सेंटर, as the spheres at the body center touches the sphere at the corners, body diagonal AD is equals to 4R.
बॉडी डायगोनल एडी इज इक्वल्स टू 4। आपको डायग्राम बनाओ ना, एबीसीडी लिख लो, क्योंकि फिर पता नहीं चलेगा कि एडी किसको बोल रहा है। ठीक है, एसी फेस डायगोनल है, एडी बॉडी डायगोनल। समझ में आ रहा है? हाँ, डायग्राम भी सिंपल है। आप पहले क्यूब बनाओ, कॉर्नर में एक एटम डालो, बीच में एक एटम डालो। ऐसा डालना बीच में एटम कि ये तीनों ना एक ही लाइन में है, तभी तो आपका एडी लाइन बनेगा। समझ रहे हैं संजय? ए बी सी और यहाँ डी। आप लोग कोई भी साइड ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि मैंने एक टॉप फेस लिया है और मैंने एडी बॉय डायगोनल लिया है। आप ये वाले बॉय डायगोनल ले सकते हैं, कुछ भी चलेगा। ठीक है, अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी इन टर्म्स ऑफ आर। सिस्टम के केस में फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल इक्वली होंगे ना? फेस डायगोनल बॉडी डायगोनल की वैल्यू, हाँ, जो लेंथ होगी वो क्यूब के केस में तो सेम ही रहेगी शायद। हाँ बोल सकते हैं, बट यहाँ पे बॉडी डायगोनल थोड़ी सी बड़ी होगी ना, बिकॉज ऑफ द सेंटर एटम। तो सेंटर एटम के कारण बॉडी डायगोनल थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा? बेस आ जाएगी ना बीच में। ठीक है, तो बना ली डायग्राम। अब अपन एक एक करके दोनों ट्रायंगल के पैरेलल्स लगाते हैं। लिख लो पहले नीचे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, सब ऐसे ही बनाया डायग्राम। इन ट्रायंगल एबीसी फेस डायगोनल AC is equals to face diagonal AC is equals to face diagonal AC is equals to, आपको डायरेक्टली लिखो ऐसे, AC is equals to अंडर रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उसके बाद दोनों की जगह AA डाल दो, ये स्टेप दिस वन, और AC का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 2A। AC का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 2A। क्लियर है कहां तक? अब सेकंड आ जाते हैं बॉडी डायगोनल वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD AD इज इक्वल्स टू, AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट में AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट में AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC की जगह रख दो, पुट कर दो वैल्यू जो आप ऊपर निकाले अंडर रूट 2A, और CD की जगह रख दो A। CD इज द एज लेंथ, इसको अपन पहले ही A मान के चल रहे हैं। ठीक है, चलो जल्दी वैल्यू, और A इसकी AD की जगह 4R रख दो, ऊपर लिखे ना AD की जगह 4R, पुट करो, A और R में रिलेशन निकालो जल्दी से। A और R में क्या रिलेशन आएगा मुझे बताओ? A इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 4/√3R। तेरा क्या आ रहा है? A और R का रिलेशन चाहिए मुझे। एक बोल रहा है 4R/, ये बोल रहा है मतलब यही आ रहा है, और एक बार वैसे आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। ठीक है, सही है। अब बस क्या बच गया है? लास्ट स्टेप को डिवाइड करने वाला। कितने एटम है बॉडी सेंटर में? दो एटम है ना। तो अब आपका पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 2 into 4/3 pi r cube upon a cube। a की जगह आप रख दो a वाला वैल्यू 4r/√3, क्यूब हो जाएगा, r क्यूब कैंसिल। इसका बताओ कितना आएगा एफिशिएंसी? 60s में आएगा, 50s में प्रिमिटिव का था, 70s में फेस का था, इसका दोनों के बीच में 60s में आएगा आंसर। देखो जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा? दो एटम है, इससे मैंने 2 into 4/3 किया ना, इसमें किसको डाउट तो नहीं आ रहा है? हाँ समझे? पक्का? बॉडी सेंटर में दो एटम होते हैं, कॉर्नर के 8 मिला के एक एटम, और बॉडी के बीच का एक एटम। ठीक है, ये आ गया सबका A = 4r/√3। क्या आया?
15 सॉल्व करते 15। अच्छा नहीं होगा तो पूछना भैया ना। तो पूरा आप परसेंटेज में निकालो, नहीं 200 करके मैं बता रहा फाइनल वैल्यू। अगर हिंट में बता दें कि 60s की लाइन में आएगा आंसर, और क्या चाहिए। ये दो वैल्यू याद रहनी चाहिए। √2 1.414, √3 1.732 और √4 बस दोनों के बीच में रहेगी। √1 आपकी 1 होती है, √4 2 होता है, तो √2 और √3 की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, 1.414 एंड 1.732। आया कुछ आसपास, कुछ आ रहा है शिखर? आया तेरा? आलस्य कृतो विद्या, अविद्यस्य कृतो धनम, अधनस्य कृतो मित्रम, अमित्रस्य कृतो सुखम। सुने आप लोग? नहीं पढ़े हो गए? संस्कृत में है कुछ है? ये कबीर जी के दोहे हैं शायद, है ना? नहीं, जो आलस करता है उसको विद्या नहीं आ सकती, है ना? जिसको विद्या नहीं आएगी उसको धन नहीं मिलेगा, पढ़ोगे नहीं तो जॉब कैसे लगेगा, और धन नहीं होंगे तो दोस्त नहीं होंगे, फैक्ट है ना? और दोस्त नहीं होंगे तो सुख नहीं होंगे। तो आलस जड़ है। कितना है? 68 जो आप लोग करते हो कैलकुलेशन के समय, इसमें मेरे को याद है 68.04 68%। 04 है ना, तो 68% आएगा। करके देख, इधर देखना, 2 into 4/3 पाई आर क्यूब, ये ऊपर का पार्ट है क्योंकि दो एटम है, दोनों एटम स्फेरिकल है, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 into 4/3 पाई आर क्यूब। एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे आपका ए क्यूब, ए का वैल्यू क्या था 4/3, सॉरी √3 है, पता मैं याद नहीं, 4r/√3 है ना, हाँ होल क्यूब, ठीक है। अब ऊपर वाले को ऐसे रहने देते हैं, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, तो ये हो गया आपका 8/3 इंटू पाई होता है 22/7 इंटू आर क्यूब। ऊपर कुछ नहीं किया करते, बस 2 into 4 किया, इंटू अब ये ऊपर जाएगा तो √3 इंटू √3 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा, और 4r का होल क्यूब नीचे रहेगा। 4 क्यूब होता है 64, 4 into 4 into 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और r क्यूब ऐसा, ठीक है। ये r क्यूब कैंसिल, और कैंसिल कर सकते हैं 11 टाइम्स में, 32 टाइम्स में, और कुछ ये 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल, √3 into √3 3 कैंसिल, 8 4 जा 32, क्या बचा, क्या है 11√3/28 into 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इतना ही तो करना है। 11√3 कितना आ रहा है 19.052, 11 into 1.732 अपॉन 28 into 100, कितना बोल रहा है 19.052, 19.052, ये तो हो जाएगा ना, अपॉन 28 into 100, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई करके 1905.2 कर लो, 1905.2 अपॉन 28 ऐसा कर लो, है ना। आप इसको डिवाइड तो कर सकते हैं, 1905.2 डिवाइडेड बाय 28, 25 6 जा 150 होता है ना, ये तो पता है, 25 6 जा 150 होता है, तो ये भी अपन लगभग 6 टाइम्स में ले जा सकते हैं। 6 टाइम में कितना आएगा, 6 8 जा 48 का 8 बचा 4, 6 2 जा 12 प्लस 4 16, देखो 168 और 190 में 22 का डिफरेंस है, मतलब 7 टाइम्स में तो नहीं जाता, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, 7 टाइम्स में नहीं जाता वो, 6 टाइम्स में जाता 28 से, 1 22 आया, ये 5 को नीचे ले आते हैं 225,
कितने बार में जाएगा? 7 टाइम्स में या 8 टाइम्स में? कितने बार में जाता है? 8 times से 224 आएगा। 8 टाइम्स में हो जाएगा। 4 4 64 का 4 बचा 2, 8 2 16 प्लस 2, सॉरी 6 है ना, सॉरी 8 64 का 4 बचा यहाँ पे 6, 8 2 16 प्लस 6 1, और ये नीचे ले आएंगे 12, ये तो नहीं जाएगा 68.0, फिर एक 0 लाके नीचे ले आऊंगा, 3 या 4 बार में जाएगा, है ना? फिर आगे जरूरत नहीं, 68% आपका आंसर क्लियर है। 68% is the packing efficiency of body centered unit cell, body centered cubic unit cell, BCC। 74 आया था FCC का एंड 52.4 आया आपका सिंपल का। समझ में आ गया? तो हमें समझ में भी आ रहा है ना कि एक में एक ही एटम है, एक में 2 एटम है और एक में 4 एटम है, तो 4 एटम वाले की पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। समझ गए? पक्का? ठीक है, चलो आज यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका पैकिंग देखेंगे, 3 डायमेंशनल पैकिंग कैसे होता है, और कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।